अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज फरमानुल्लाह खान। टुडे वी आर डिस्कसिंग यूरिनरी सिस्टम, जो कि हमारे पास यूनिट नंबर 2 है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी 2 का। तो आज की इस यूनिट में हम आप लोगों को पहले की तरह एनाटमी एंड फिजियोलॉजी भी पढ़ाएंगे यूरिनरी सिस्टम, और इसके साथ हम एमसीक्यूज भी मेंशन करेंगे जो कि हम पहले यूनिट्स की कर चुके हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को एग्जाम में बहुत फायदा पहुंचा है। तो इंशाल्लाह आज भी हम लेक्चर और उसके साथ एमसीक्यूज जो है आपको मेंशन करेंगे कि इस यूनिट में आपके पास एग्जाम में कौन कौन से एमसीक्यूज पॉसिबल हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं डिफिनीशंस पे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितनी भी डिफिनीशन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में है, हर एक डिफिनीशंस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उसमें से आपके एमसीक्यूज जरूर आते हैं। यूरिनरी सिस्टम क्या है? द सिस्टम विच इज स्पेशलाइज्ड to filter the blood plasma, excrete waste product and regulate the body water, acid base and electrolyte balance। तो यूरिनरी सिस्टम की ये हमारे पास फंक्शन, जो कि इसके डिफिनेशन भी बनाते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसकी स्पेशलाइजेशन क्या हो कि वो ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर भी करेगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट भी करेगा, वो बॉडी वाटर्स को रेगुलेट भी करेगा, एसिड बेस बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो ऐसा सिस्टम जो हमारे पास ब्लड प्लाज्मा को रेगुलेट करता है, फिल्टर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है, बॉडी एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है, बॉडी फ्लूइड को मेंटेन रखते हैं और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखता है, तो वो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम कहलाता है। तो यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास दो टर्म है, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी। नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी में क्या फर्क है? नेफ्रोलॉजी the scientific study of anatomy and physiology and pathology of kidney। देखो, नेफ्रोलॉजी नेफ्रॉन से निकला है, लेकिन नेफ्रोलॉजी में क्या आता है कि जब हम किडनी की एनाटमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो फिर वो हमारे पास आ जाता है नेफ्रोलॉजी में। और यूरोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील विद मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सही है, नेफ्रोलॉजी में हम सिर्फ किडनी की बात करते हैं, जबकि यूरोलॉजी में हम क्या करते हैं? यूरोलॉजी में हम मेल और फीमेल का फुल यूरिनरी सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हम यूरोलॉजी में पढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हाफ से ज्यादा पार्ट जो हमारे पास है वो यूरिनरी सिस्टम से अलग होता है, हालांकि मेल का मैक्सिमम पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो यूरिनरी सिस्टम में आता है। तो इसलिए यूरोलॉजी में फिर हम मेल, फीमेल यूरिनरी सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये सब हम पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम के कौन से ऑर्गन हैं? तो अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें तो दो किडनीज, दो यूरेटर्स हमारे पास होते हैं, क्योंकि एक किडनी से एक यूरेटर, दूसरे से दूसरा यूरेटर। हमारे पास एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरिथ्रा होता है, जहां पे हमारे पास बाहर की तरफ से एक्सक्रीशन होती है। अब किडनी के हमारे पास मेन फंक्शन कौन से हैं? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, फिल्टर ब्लड प्लाज्मा टू सेपरेट एंड एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम बॉडी। देखो, किडनी में ऐसा होता है कि हमारा ब्लड जो है वो किडनी के थ्रू गुजरता है, बोमेंस कैप्सूल के थ्रू गुजरता है, तो वहाँ पे कैपिलरीज वगैरह जो है उसमें से एक्सचेंज होती है। जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो किडनी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड जो है वो साफ हो जाता है और किडनी से वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। तो ये हमारे पास पहला फंक्शन है किडनी का। दूसरा फंक्शन क्या है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयनिक कंपोजिशन। They help regulate the blood level of several ion like sodium, potassium, calcium, chloride and फास्फोर्ड। तो ये हमारे पास ऐसा करता है कि जो हमारे बॉडी में आयंस है, जो ब्लड में आयंस होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, तो सोडियम, पोटाशियम हमारे पास मस्कुलर एक्टिविटी के लिए यूज होता है, हमारे पास नर्व्स एक्टिविटी के लिए यूज होता है, हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉक हमारे पास जो होते हैं हार्ट वगैरह में हमारे पास। तो ये जितने भी कैल्शियम चैनल वगैरह, ये रेगुलेशन ऑफ जो ब्लड आयंस हैं, इसमें भी हमारे पास क्या है? किडनी का एक मेन रोल है, ये इनको बैलेंस रखता है। और जब हमारे पास किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर क्या होता है? फिर हमारे पास बीपी में भी मसला आता है, क्योंकि ये आयन की इम्बैलेंस हो जाती है, फिर हमारे पास जो है ऑस्मोलरिटी वगैरह सब चेंज हो जाती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, तो जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया कि किडनी हमारे पास आयंस वगैरह की मेंटेन रखता है,
तो किडनी क्या करते हैं, द किडनी रेगुलेट H पॉजिटिव एंड बाइकार्बोनेट आयन टू मेंटेन ब्लड पीएच। तो क्या होते हैं कि किडनी हमारे पास H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव की बैलेंस इम्बैलेंस में भी काम करता है, और यही दो आयन जो हमारे पास हमारी बॉडी का पीएच इफेक्ट करती है। तो किडनी क्या करेगा, किडनी अगर हमारे पास एसिडिटी ज़्यादा है तो किडनी जो है वो बाइकार्बोनेट को रिटेन करेगा और H पॉजिटिव को बॉडी से रिमूव करेगा। तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो है वो पीएच बैलेंस हो जाएगी। रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, द किडनी एडजस्ट ब्लड वॉल्यूम बाय कंजर्विंग और एलिमिनेटिंग वाटर इन यूरिन। तो ये आगे हम पढ़ते हैं कि जब हमारे पास हमारे बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है तो फिर क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो हमारे पास हाइपोथैलेमस मैसेज के लिए भेज देता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो हमारे पास एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज कर देता है। वो एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारे किडनी में जाकर वहां पे किडनी के अंदर नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले वहां पे हमारे पास वाटर की रिटेंशन करता है। जब वाटर की रिटेंशन हमारे बॉडी में होगी तो यूरिन अमाउंट कम होगा और हमारा बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है वो नॉर्मल तक आ जाएगा। और फिर इसके उलट भी होते हैं कि जब हमारा ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है उसकी रिलीज कम हो जाती है और हमारे पास यूरिन ज्यादा बनता है और हमारे बॉडी में जो है वाटर नॉर्मल हो जाता है। तो ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम का मैकेनिज्म है। Regulation of blood pressure. The kidney regulate blood pressure by secreting the enzyme renin, which activate the renin-angiotensin-aldosterone pathway. देखो हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर वो भी किडनी कंट्रोल करता है। किस तरह, जब हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है, हमारे पास क्या होते हैं, जब ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस, हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल नहीं होता तो फिर रेनिन एंजाइम रिलीज करता है। तो किडनी रेनिन एंजाइम रिलीज करता है। देखो एक RENIN, एक सिंगल एन वाला रेनिन है, एक डबल एन वाला। सिंगल एन वाला जो हमारे पास है वो किडनी रिलीज करता है, ये आप MCQs के लिए याद रख ले। और डबल एन वाला जो है वो हमारे पास स्टमक में रिलीज होता है। कब सेक्रेट होता है, कब, वो छोटे बच्चों में और बाकी उस एनिमल्स में। एडल्ट में वो डबल एन वाला रेनिन जो है वो रिलीज नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या है कि ये रेनिन को रिलीज करता है, सेक्रेट करता है, और रेनिन फिर हमारे पास रेनिन एंजियोटेस्टोस्टेरोन पाथवे ये स्टार्ट हो जाती हैं और फिर इसके साथ हमारे पास क्या हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, पहले कम था तो वो उसको ज़्यादा करके नॉर्मल तक पहुंचा देता है, क्योंकि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं और बाकी भी इसके मैकेनिज्म है जो कि हम हार्मोन के यूनिट में जो है इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद फंक्शन किडनी का क्या है कि किडनी हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलरिटी, ये हमारे पास ब्लड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखते हैं। ऑस्मोलरिटी किसे कहते हैं, जब हमारे पास ऑस्मोलरिटी कहते हैं ब्लड में सल्यूट की मिकदार को, अगर सल्यूट की मिकदार ब्लड में ज़्यादा होगी तो वो ऑस्मोलरिटी उसकी ज़्यादा होगी। अगर वाटर के मुकाबले में, उसकी फ्लूइड के मुकाबले में सल्यूट की मिकदार कम होती है तो हमारे पास क्या ऑस्मोलरिटी उसकी कम होती है। तो ये हमारे पास ब्लड की ऑस्मोलरिटी को भी मेंटेन करता है, क्योंकि अगर आपके पास जो है ब्लड जो है वो थिन है, वो ऑस्मोलरिटी उसकी कम है तो ये फिर आयंस की रिटेंशन करते हैं। अगर ऑस्मोलरिटी ज़्यादा है तो फिर ये आयन रिमूव करता है या सेक्रेट करता है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, द किडनी प्रोड्यूस टू हार्मोन, कैल्सिट्रोल द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी विच हेल्प रेगुलेट कैल्शियम होमोस्टेसिस। देखो हमारे पास किडनी जो है वो दो हार्मोन भी रिलीज करती है। MCQs के लिए आप ये भी याद रख ले, दो हार्मोन भी वो रिलीज करती है। ऊपर रेनिन एंजाइम था लेकिन यहाँ पे कैल्सिट्रोल हार्मोन है जो कि हमारे पास क्या है, विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है। और यही कैल्सिट्रोल फिर हमारे पास बोन्स वगैरह के डेवलपमेंट में हेल्प आउट करता है। हमारे पास जो छोटे बच्चों में जब उनका डेवलपमेंट का स्टेज होते हैं, ग्रोथ का स्टेज होते हैं, तो उस टाइम अगर उनकी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और कैल्सिट्रोल रिलीज सेक्रेट नहीं होता तो वो बच्चे डॉर्फिज्म का शिकार हो जाते हैं, वो छोटे हाइट का शिकार हमारे पास बच्चे हो जाते हैं। दूसरा हार्मोन इसका कौन सा है, एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, ये हमारे पास RBC के प्रोडक्शन में जो है हेल्प आउट करते हैं। तो जो
पेशेंट को हमारे पास किडनी में प्रॉब्लम होती है तो वह हमारे पास आरबीसी की प्रोडक्शन उनमें कम हो जाते हैं और वो एनीमिक हो सकते हैं। तो ये दो हार्मोन जो हमारे पास हैं ये किडनी सेक्रेट करती हैं, इसे आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसके बाद हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। किडनी हमारे पास हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल को भी रेगुलेट करता है। इन टाइम ऑफ स्टार्वेशन दे यूज द अमाइनो एसिड ग्लूटामीन इन ग्लूकोन्यूजेनेसिस। देखो, जब हमारे पास स्टार्वेशन होती है, जब हमारे पास ग्लूकोज की कमी होती है, तो फिर ये क्या काम करता है, ये अमाइनो एसिड ग्लूटामीन को रिलीज करता है और वो ग्लूकोन्यूजेनेसिस हमारे पास काज करता है। वो हमारे पास ग्लूकोन्यूजेनेसिस उसमें होती है कि जब हमारे पास ग्लूकोज की कमी है तो एनर्जी नहीं है, लेकिन ये अमाइनो एसिड ग्लूटामीन, तो अमाइनो एसिड ग्लूटामीन फिर क्या करता है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस के तरीके से वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो एनर्जी फिर हमारे पास हमारी बॉडी यूज करती है और ग्लूकोज हमारे पास स्टोर रहता है। ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहें कि जब हमारे पास नॉन ग्लूकोज मटेरियल से हमारे पास वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, तो इसको कहते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, किडनी हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स भी हमारे पास करती हैं। क्यों, ये किस तरह, ये आगे थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स ऐसे होते हैं कि जो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, तो वो बॉडी में इधर उधर घूम के तो उसके बाद हमारे पास जो है अपना काम करके वो किडनी में चल जाते हैं, किडनी उसको डिटॉक्सिफाई कर लेती हैं और थ्रू यूरिन वो आपके पास बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स भी हमारे पास करता है। तो ये हमारे पास जो है किडनी के फंक्शन थे। अब एनाटमी ऑफ किडनी पे हम आ जाते हैं। डिपेट किडनी आर बी, अच्छा एनाटमी ऑफ किडनी, एनाटमी मतलब उनका स्ट्रक्चर। तो किडनी का स्ट्रक्चर हमारे पास कहते हैं कि डिपेट किडनी आर बीन शेप। हमारे पास हमारे बॉडी में दो किडनी होते हैं जिनका शक्ल जो है वो लोबिया की तरह होता है। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास आप लोगों ने देखा भी होगा, ये हमारे पास किडनी का शेप है, बीन शेप इसे कहते हैं। लोकेटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे। हमारे पास वर्टिब्रा तो आपको पता होगा, जो कि ऑलरेडी हम स्केलेटन यूनिट में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा जहां पे खत्म होता है तो लास्ट उससे लेके लंबर के थर्ड वर्टिब्रे, इन दोनों के दरमियान हमारे पास ये किडनी लाई करता है। पार्शली प्रोटेक्टेड बाय 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब, और जो हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब है उसमें नीचे वाले जो 11th और 12th पेयर ऑफ रिब है वो उसकी प्रोटेक्शन करता है। अच्छा, ये एनाटमी हम किडनी की क्यों पढ़ते हैं, एनाटमी उसकी लोकेशन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब अगर कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं, उसे कहते हैं मुझे एब्डोमिनल पेन है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये उसकी किडनी पेन है। तो क्या करेंगे कि हम उसकी लोकेशन की बिहाफ पे जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम उसकी किडनी में है, ये स्टमक में है या ये इंटेस्टाइन में है। तो इसलिए फिर हमारे पास हमारे बॉडी में जितने भी आर्गन है उसके हर आर्गन का पोजीशन जानना लाजमी है। lying just above the waist between the peritoneum and the posterior wall of abdomen, hence they are said to be retroperitoneal for their पोजीशन। यहाँ पे आपको बता दो, इसे कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल, कि ये पेरिटोनियम, ये हमारे पास जो येलो नजर आ रहा है ये हमारे पास पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, ये इसके पीछे और हमारे जो रिब्स वो वर्टिब्रल कॉलम उसके फ्रंट में, तो ये हमारे पास लाई करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल मीन्स कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के बैक साइड पे। The right kidney is slightly lower than the left because the liver occupy considerable space on the right side superior to the kidney। तो MCQs के लिए आप याद रख ले कि राइट किडनी जो है वो पोजीशन में लेफ्ट किडनी से थोड़ी नीचे होती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि चूंकि हमारे पास राइट साइड में लिवर होता है और लिवर किडनी के ऊपर होता है, तो लिवर की वजह से वो किडनी जो है वो थोड़े नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, इसलिए उसकी पोजीशन नीचे होती है। लेफ्ट साइड पे लिवर नहीं होता तो लेफ्ट साइड की किडनी राइट साइड की किडनी से थोड़ी ऊपर होगी। एक्सटर्नल एनाटमी, अब एक्सटर्नल एनाटमी उसकी क्या है कि हमारे पास टिपिकल एडल्ट किडनी इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 to 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक। एमसीक्यूज के लिए ये लाजमी याद रख ले, ये इससे एमसीक्यूज लाजमी आता है, एफएससी में भी आते थे और यहाँ पे भी आता है, बीएसएन में भी, कि हमारे पास
एडल्ट किडनी की जो है लेंथ वो 10 to 12 सेंटीमीटर होगी, उसकी जो विड्थ होगी वो 5 to 6 सेंटीमीटर और थिकनेस उसकी 3 सेंटीमीटर हमारे पास होती है। वेट 135 से 150 ग्राम, जो कि एमसीक्यूज में अक्सर आता है, एमसीक्यू से ही नहीं बचता, ये अक्सर आता है कि वेट ऑफ हमारे पास कितना होगा, वो इतना, इसका इतना वेट है हमारे पास। द कनकेव बॉर्डर ऑफ ईच किडनी फेस द वर्टिब्रल कॉलम, जो कनकेव बॉर्डर उसका होता है वो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होता है। कनकेव बॉर्डर का मतलब ये है हमारे पास कि यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को दिखा दूं कि ये इस तरह देखो, ये हमारे पास यहाँ पे किडनी, तो अगर हम यहाँ पे जो है किडनी बना लें, ये हमारे पास यहाँ पे किडनी बना ले, तो ये जो इसका कनकेव पार्ट है, कनकेव पार्ट इसे कहते हैं, ये कनकेव पार्ट ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ हमारे पास होगा, यहाँ इसकी बात हो रही है, सही है। और near the center of the concave border is a deep vertical fissure called renal hilum through which the ureter emerges from the kidney along with blood vessels, lymphatic vessels and nerves। यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास जो है ये इसका कनकेव बॉर्डर है और ये जो आपको नजर आ रहा है इसे कहते हैं हाइलम। तो यहां से हमारे पास क्या है कि यूरेटर वगैरह निकले हुए होते हैं, लिम्फेटिक और ब्लड वेसल यहाँ पे इंटर हुए होते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये उसके कहते, इसे कहते हैं हाइलम, ये आपको नजर आ रहा होगा, सही है। अब 3 लेयर ऑफ टिश्यूज सराउंड ईच किडनी, हर किडनी के ऊपर 3 लेयर होंगे जो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। जो एक्सटर्नल ईयर है उसे कहते हैं रेनल फेजिका। रेनल फेजिका इज अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट एंकर इट टू द एब्डोमिनल वॉल। रेनल फेजिका जो थिन लेयर है वो इसको अटैच करती हैं एब्डोमिनल वॉल से। देखो एमसीक्यूज के लिए आप याद रख ले कि इसके आपके ये लेयर जो है इसका पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल ईयर लेयर को क्या कहते हैं, मिडल और इंटरनल को। तो ये आप एमसीक्यूज में ये याद रख लें, एमसीक्यूज इतनी मुश्किल नहीं होते, यही स्लाइड से आपके एमसीक्यूज आएंगे कि एक्सटर्नल लेयर क्या है, या इस तरह आएगा, या एक्सटर्नल लेयर जो है उसका काम क्या है, या रेनल फेजिका का काम क्या है। तो फिर आप बताएंगे कि रेनल फेजिका जो है वो किडनी को वॉल के साथ अटैच करता है। द मिडल लेयर द एडिपोज कैप्सूल इज अ फैटी टिश्यू विच प्रोटेक्ट द किडनी फ्रॉम ट्रामा। और जो मिडल लेयर है वो कौन सा है, वो फैटी टिश्यू होते हैं जो हमारे पास इसको ट्रामा वगैरह से बचाते हैं कि जब इस पे प्रेशर वगैरह पड़ता है या कोई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो क्या करते हैं कि जो एडिपोज लेयर आपका होता है तो वो फिर किडनी को जो है एज अ शॉक एब्जॉर्बर वो काम करते हैं, वो किडनी को ट्रामा वगैरह से बचाता है एक हद तक। द डीप लेयर रेनल capsule which is smooth and transparent sheet of dense connective tissue, it protect the kidney from trauma। और जो इंटरनल होते हैं वो भी हमारे पास 3 कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और उसका भी यही काम है कि उसने क्या करना है, उसने किडनी की प्रोटेक्शन करनी है। तो 3 लेयर हो गए जिसमें एक लेयर क्या है उसे अटैच करता है एब्डोमिनल वॉल से और 2 लेयर जो हमारे पास हैं वो उसकी प्रोटेक्शन करते हैं ट्रामा वगैरह से। इंटरनल एनाटमी ऑफ किडनी पे आ जाते हैं कि अ फ्रंटल सेक्शन ऑफ किडनी शो 2 डिस्टिंक्ट रीजन, सुपरफिशियल reddish area called renal cortex and deep reddish inner area are called renal medulla। तो renal cortex हमारे पास कौन सा है, renal medulla, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये हमारे पास जो सुपरफिशियल है ये हमारे पास renal cortex है, यहाँ पे नजर आ भी रहा होगा, इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये जो सुपरफिश है जो आपको ब्राइट सा नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, रेनल कार्टेक्स है। और दरमियान वाला जो हमारे पास है इंटरनल का वो हमारे पास क्या है, वो इन मिड्यूला, ये देखो ये रेनल हमारे पास मिड्यूला है। तो आपको नजर आ गया होगा आई थिंक सो, सही है। तो ये हमारे पास इसके बाद द रेनल कार्टेक्स इज स्मूथ टेक्सचर्ड एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम द renal corpuscle to the base of renal pyramid and into a space between them। कहें कि रेनल कार्टेक्स जो हमारे पास है वो स्मूथ होता है और ये रेनल pyramid के दरमियान में से गुजरा हुआ होता है अंदर की तरफ से, सही है, एंड की तरफ। तो ये हमारे पास कहें ये स्मूथ एरिया है। इसके बाद हमारे पास द पोर्शन ऑफ रेनल कार्टेक्स दैट एक्सटेंड बिटवीन रेनल pyramid आर कॉल्ड रेनल कॉलम। तो रेनल कार्टेक्स का वो पोर्शन जो रेनल pyramid के अंदर से गया हुआ होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारे पास जो है रेनल कॉलम है। देखिए ये रेनल कार्टेक्स का जो एरिया है
ये रेनल कार्टेक्स का जो एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया, तो इसे कहते हैं रेनल कॉलम। जो हमारे पास रेनल मेडुला के से थ्रू जो है अंदर की तरफ आया हुआ होता है, तो वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास क्या है, रेनल कॉलम। इसके बाद हम आ जाते हैं द पोर्शन ऑफ, ये तो हमने पढ़ लिया। रेनल कार्टेक्स इज डिवाइड इनटू एन आउटर कार्टिकल जोन एंड इनर जुक्स्टा मेडुलरी जोन। अच्छा देखो, रेनल कार्टेक्स के फिर दो लोकेशन हमारे पास, जो आउटर होगा वो कार्टिकल जोन होगा, जो अंदर की तरफ होगा वो जुक्स्टा मेडुलरी जोन होगा। तो इसके बेस पे फिर हमारे पास दो नेफ्रॉन भी आ जाते हैं, जो कार्टिकल नेफ्रॉन होते हैं और एक जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। 80% से ज्यादा जो हमारे पास है वो कार्टिकल नेफ्रॉन है, और जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो 20%। ब्लड प्रेशर वगैरह मेंटेन करना वो जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का काम है, और कार्टिकल नेफ्रॉन हमारे पास जो है फिल्ट्रेशन वगैरह में काम करते हैं, लेकिन वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। इसके बाद रेनल मेडुला हमारे पास कंसिस्ट ऑफ कोन शेप रेनल pyramid. The base wider of the each pyramid face the renal cortex and its apex narrow called renal papilla pointed toward hilum. ये देखो, ये हमारे पास जो है ये आपको नजर आ रहा होगा कि देखो ये हमारे पास जो है पायरामिड है, एक ये पायरामिड है हमारे पास, रेनल मेडुला है हमारे पास, सही है। तो इसका जो नैरो पोर्शन है वो हाइलस की तरफ है, और जो इसका हमारे पास ब्रॉड है वो रेनल कार्टेक्स की तरफ है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये भी हमारे पास है, सही है। तो यहां से आप उसको देख सकते हैं। अब क्या है कि ये तो हमने पढ़ लिया। टुगेदर द रेनल कार्टेक्स एंड रेनल पायरामिड कंस्टिट्यूट द पेरेन्काइमा फंक्शनल पोर्शन ऑफ द किडनी। अच्छा, पेरेन्काइमा कौन से टिश्यू, पेरेन्काइमा टिश्यू वो जो फंक्शनल टिश्यू होते हैं। तो आपका रेनल कार्टेक्स और रेनल पायरामिड कंबाइन होके इंटरनल किडनी बनाते हैं, और इंटरनल किडनी फिर हमारे पास क्या है, इंटरनल किडनी फिर हमारे पास जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। ये हमारे पास किडनी का जो फिल्ट्रेशन का फंक्शन, रीअब्जॉर्प्शन, जितने भी फंक्शन है वो इन्हीं दोनों पोर्शन में होते हैं। विद इन द पेरेन्काइमा आर माइक्रोस्कोपिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कॉल्ड नेफ्रॉन, अबाउट 1 मिलियन इन ईच किडनी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द पेरेन्काइमल सेल या व्हाट आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो आप नेफ्रॉन कहेंगे। नेफ्रॉन हमारे पास फंक्शनल यूनिट, क्योंकि फिल्ट्रेशन वगैरह आपकी जितनी भी होती हैं वो थ्रू नेफ्रॉन होती है। यूरिन फॉर्म बाय नेफ्रॉन ड्रेन इनटू पेपिलरी डक्ट ऑफ द pyramid. The papillary duct drain into cup-like structure called minor and major calyx. Each kidney has 8 to 18 minor calyx and 2 to 3 major calyx. ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब हमारे पास जो है नेफ्रॉन, यहाँ पे आपको बता दूं कि जब हमारे पास नेफ्रॉन से जब हमारे पास वो निकलता है, यहाँ पे सॉरी एक मिनट सब्र कर रहे आप, कि जब हमारे पास नेफ्रॉन से वो यूरिन वगैरह ब्लड वो एक्सक्रीशन वगैरह निकलती हैं, तो वो कहाँ पे जाती हैं, तो वो हमारे पास पेपिलरी डक्ट में जाती हैं। जो हमारे पास यूरिन ड्रेन होता है नेफ्रॉन से, वो पेपिलरी डक्ट में जाते हैं, जो कि पायरामिड का है। तो फिर पेपिलरी डक्ट से क्या पे जाते हैं, पेपिलरी डक्ट हमारे पास ड्रेन होती हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे पास माइनर और मेजर कैलेक्स कहते हैं। 8 से लेकर 18 तक हमारे पास माइनर कैलेक्स होते हैं, और 2 से लेकर 3 तक हमारे पास मेजर कैलेक्स होते हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप इसको नंबर्स को याद कर ले। फ्रॉम द मेजर कैलेक्स यूरिन, अच्छा मेजर कैलेक्स से यूरिन कहाँ जाते हैं, लार्ज कैविटी में, जिन्हें रेनल पेल्विस कहते हैं, और उसके बाद फिर ये यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू बाहर की तरफ हमारे पास जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखा दूं कि ये यहाँ पे आ गए ड्रेन, देखो ये रेनल पेल्विस हो गया जो कि बड़ा सा होते हैं, फिर रेनल पेल्विस से ये यूरेटर की तरफ जो है बाहर की तरफ जाते हैं। तो फिर यहाँ से ये हमारे पास देखो ये मेजर कैलेक्स इसमें है, और इसमें माइनर कैलेक्स भी होते हैं। छोटे छोटे जो हमारे पास है वो माइनर कैलेक्स भी होते हैं, और मेजर कैलेक्स भी हमारे पास होते हैं। तो ये हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर है कि माइनर कैलेक्स, यहाँ पे आप देख ले कि ये हमारे पास जो है ये मेजर कैलेक्स हो गए और ये माइनर कैलेक्स हो गए। तो फिर क्या इसका हमारे पास वो मैकेनिज्म ये होता है कि हमारे पास यहाँ से यूरिन ये मेडुला से यहाँ पे कहाँ पे आ जाते हैं, कैपिलरी डक्ट में,
पिपिलरी डक्ट। तो पिपिलरी डक्ट से हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मेजर कैलेक्स में, और ये छोटे हमारे पास माइनर कैलेक्स हैं और जो बड़े मेजर कैलेक्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी तादाद हम देख लें कि 1 2 3 4 5 6 7, तो वहाँ पे क्या 8 से 18 तक, और मेजर कैलेक्स हमारे पास 3 होते हैं। यहाँ पे आप देख लें कि मेजर कैलेक्स हमारे पास कितने थे, मेजर कैलेक्स हमारे पास थे 2 to 3, और माइनर कैलेक्स वो 8 to 18 थे। तो ये उनके स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है एक्सप्लेनेशन के साथ, यहाँ पे आप फिर देख सकते हैं। सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स, अ रेनल corpuscle where blood plasma is filtered and renal tubule into which the filter fluid pass। देखो नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है उसका रेनल corpuscle, दूसरा हमारे पास उसका ट्यूब सिस्टम। तो ये रेनल corpuscle हमारे पास है और ये ट्यूब सिस्टम है। तो रेनल corpuscle में जब हमारे पास फिल्ट्रेशन हो जाती है तो वो कहाँ से होती है, तो वो थ्रू रेनल ट्यूब्यूल हमारे पास होती है। Each nephron consists of 2 main parts, a renal corpuscle where blood plasma is filtered and a renal tubule into which the filter fluid passes। तो रेनल corpuscle से क्या होता है कि ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है और फिर वही प्लाज्मा रेनल ट्यूब्यूल के थ्रू हमारे पास जो है पास होता है। रेनल corpuscle कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलर। रेनल corpuscle में फिर हमारे पास 2 पोर्शन होते हैं, जो एक होते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क और दूसरा होता है हमारे पास बोमिनस कैप्सूल। ये यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि देखो कि ये हमारे पास जो है ये ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस ऊपर का है, वो कहें कि वो कैपिलरी नेटवर्क हैं, और अंदर की तरफ हमारे पास को क्या होते हैं, बोमिनस कैप्सूल होता है। ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास जो है ये बोमिनस कैप्सूल है और इसके इर्द गिर्द जो हमारे पास है वो ग्लोमेरुलस कैपिलरी है। तो ग्लोमेरुलस कैपिलरी का फिर क्या होते हैं कि वहाँ से ब्लड फ्लो के आपके पास एक्सचेंज होता है और आपके पास जो है हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल जो आयंस वगैरह हैं वो किडनी के थ्रू आपके पास बाहर जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर इनटू ग्लोमेरुलस कैपिलरी एंड देन द फिल्टर फ्लूइड पास इनटू रेनल ट्यूब्यूल। ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बोमिनस के ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में हमारे पास इंटर हो जाती हैं और वो फिर उसके थ्रू हमारे पास बाहर चली जाती हैं। द रेनल ट्यूब्यूल हैज 3 मेन पार्ट इन ऑर्डर दैट फ्लूइड पासिस थ्रू देम। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये हमारे पास 3 टाइप ऑफ ट्यूब हैं नेफ्रॉन के, प्रॉक्सिमल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। The distal convoluted tubule of several nephron empty into a single collecting duct. Collecting duct then unite and coverage into a papillary duct which drain into a minor calyx and major। तो बिल्कुल वही जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये हमारे पास 3 पार्ट्स हो गए। उसके रेनल ट्यूब्यूल के उसमें क्या होते हैं कि डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हमारे पास पहले प्रॉक्सिमल, फिर लूप ऑफ हेनले, उसके बाद लूप ऑफ हेनले से फिर कहाँ पे आ जाते हैं, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। तो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट में वो एम्प्टी होता है। फिर कलेक्टिंग डक्ट लार्ज पिपिलरी डक्ट की तरफ आता है, उसके बाद वो माइनर एंड मेजर कलेक्स रेनल पेल्वस और उसके बाद फिर बाहर की तरफ आता है, जो कि यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट से ये माइनर कैलेक्स में आ गया, माइनर कैलेक्स से ये फिर मेजर कैलेक्स में यहाँ पे, उसके बाद पेल्वस में फिर ये हमारे पास बाहर की तरफ चला जाता है। तो ये हमारे पास जो है इसका वो मैकेनिज्म है कि इस तरीके से हमारे पास जो है यूरिन हमारे बॉडी से जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ये है, ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले है और ये हमारे पास डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। ये हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। तो हर एक पोर्शन के अपने अपने फंक्शन है जो आगे जाके हम आप लोगों को अभी पढ़ाते हैं। सही है। तो ये हमारे पास जो है किडनी के पोर्शन है। इसके बाद ये फ्लो ऑफ यूरिन हमारे पास किस तरह होती है। नेफ्रॉन के अंदर इसकी फ्लो बोमिनस कैप्सूल से प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हेनले, उसके बाद एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूं कि
ये हमारे पास ग्लोमेरुलस, ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से हमारे पास फिर ये लूप ऑफ हेनले की तरफ आ जाता है, लूप ऑफ हेनले से ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये पार्ट हमारे पास जो है ये नेफ्रॉन का पार्ट है, ये नेफ्रॉन का पार्ट है जिसमें 3 पोर्शन है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हमारे पास जो नेफ्रॉन से नीचे का पोर्शन है वो क्या है कि कलेक्टिंग डक्ट की तरफ आ जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट से फिर कैपिलरी, फिर माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, रेनल पेल्वस, यूरेटर, यूरेटर के बाद हमारे पास ब्लैडर और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के जरिए। तो ये जो इसका सीक्वेंस है, ये जो नीचे की तरफ इसका सीक्वेंस आ रहा है, इसके सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। ये एमसीक्यूज में आपके लिए आएगा कि ये इसका जो सीक्वेंस है ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ये आप इसको रटा कर ले, मिड एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है, आ सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज इससे लाजमी आता है। तो ये यूरिनरी सिस्टम के यूनिट का पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 जो है हमारे पास वो भी वीडियो लेक्चर है, उसका लिंक मैंने इस यूनिट के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।